बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एफबीआर ने बड़ा कमाल दिखाया। अगरचे उन्होंने जो अपना टारगेट रखा था टैक्स कलेक्शन का, वो बहुत ज़्यादा रखा था। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो एक माह में अगस्त में जो टैक्स इकट्ठा किया है वो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे तो तवक्को से ज़्यादा है। बहरहाल ख़बरें तो यही छपी हैं कि 60 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। लेकिन जब एफबीआर के जो अफलातून हैं, जब अपना रेवेन्यू हदफ मुकर्रर करते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि बाद में फिर नेगेटिव खबरें आएंगी जब शॉर्टफॉल आएगा या हदफ पूरा नहीं होगा। एक तो इस पे बात करेंगे। फिर इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह सैलाब का हमला पाकिस्तान पे हुआ है, इसी तरह गूगल के ऊपर भी एक साइबर हमला हुआ है जिससे 2.5 अरब अकाउंट जो हैं वो मुतासर हुए हैं। ये भी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इदारे हैं, सरकारी इदारे ख़ास तौर पर, उनके जो हेड होते हैं वो करप्शन में लिथड़े होते हैं। लेकिन एपीपी, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, उसके एमडी हैं आसिम खिची साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ हुई है कौमी असम्बली की कैमा कमेटी में। और होनी भी चाहिए ऐसे बंदे की तारीफ़ कि उन्होंने अपने इदारे में तकरीबन 1.5 अरब रुपए की करप्शन का खोज लगाया। सिर्फ खोज ही नहीं लगाया, यानी एजीपीआर वाला काम नहीं किया या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वाला काम नहीं उन्होंने किया कि जी ये करप्शन हुई है। उन्होंने उस करप्शन का खोज लगाया, फिर जाके उन्होंने एफआईआर भी करवाई एफआईए में, और उसमें से ज़्यादातर बेशतर मुलजमान भी गिरफ्तार हुए और इसी वजह से उनको खराज तहसीन कौमी असम्बली की कैमा कमेटी में पेश किया गया। तो ये 3 बड़ी स्टोरीज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मसूद चौधरी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं एफबीआर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। मसूद चौधरी साहब, ये इतना बड़ा जो इन्होंने अपना हदफ मुकर्रर किया था, मिसाल के तौर पे बंदे को उतनी छलांग तय करनी चाहिए जितनी वो लगा सकता है। अब उन्होंने हदफ बहुत ज़्यादा रखा और जिसकी वजह से 60 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक महीने में सिर्फ अगस्त में इतना बड़ा टैक्स कलेक्शन जो है, ये भी बड़ा कमाल है। कितने अरब इन्होंने टैक्स कलेक्शन किया? जी मैं बता देता हूँ। 1 खरब 635 यानी 1.635 ट्रिलियन का जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। टारगेट जो है वो 1.7 था, 1.7 ट्रिलियन था। तो जो 60 अरब के शॉर्टफॉल की बात है वो यहीं से निकलता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें बिजली की कलेक्शन में कुछ शॉर्टफॉल है। अगर मैं नंबर्स बताऊं तो 125 अरब रुपए इकट्ठे किए गए थे बिलों की मद में पिछले साल इसी दौरानिये में, लेकिन इस साल इसी दौरानिये में 86 अरब रुपए अभी तक इकट्ठे किए गए हैं। और दूसरा जो बड़ा शॉर्टफॉल है वो सेल्स टैक्स की मद में है। तकरीबन 41 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो सेल्स टैक्स की मद में है। तो नो डाउट ये एक कह लें कि 13% का इजाफा है जो पिछले साल इसी दौरानिये के अंदर जो है वो रखा गया है। IMF का भी एक वफद आ रहा है पाकिस्तान, और उसकी वजह से भी ये नंबर जो हैं ये सिग्निफिकेंट है। जाहिर है जब आपने कहा कि जितनी छलांग उतनी लगानी चाहिए जितनी बंदा लगा सके, तो मसला पाकिस्तान के साथ एक और भी है कि हमें बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, बैनुल अक़वामी जो जिनसे जाहिर है हमने कर्जा लिया हुआ, तो उनको हमारा टारगेट वो सेट करते हैं। तो वो इतना प्रेस करते हैं कि फिर हमारे जो लोग हैं उनको उस तरह से परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पहला महीना था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी ऊंच नीच हुए हैं, बहुत सारा कुछ हुआ है। मेरा ख्याल है कि ये औरंगजेब साहब ने भी जो मीटिंग की है और एफबीआर के चेयरमैन है वो और दीगर जो टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये 60 अरब जो है ये कवर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा है जिसको जो रिपोर्ट हो रही है उसके मुताबिक 15 से 20 अरब तो वो है जो 1-2 दिन में और दीगर रास्तों से और दीगर तरीकों से हो जाएगा। लेकिन 35 की कलेक्शन है ना, जी 1 महीने की कलेक्शन है। तो 1 महीने की अगर 1 महीने अगस्त में 60 अरब का फॉल आ गया है, शॉर्टफॉल आ गया है, जी तो अगली तो फिर सितंबर की कलेक्शन होगी ना, तो सितंबर के अलग से शॉर्टफॉल आएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आज महीना जो है वो उसने खत्म होना ना। हाँ जी। अब जो आज तक की कलेक्शन है उसके मुताबिक 12, 13, 14 अरब 15 अरब जितना भी जो भी एड अप होगा तो 30 से 35 के दरमियान में ये शॉर्टफॉल रहेगा। बहरहाल जो इकोनॉमिस्ट हैं सारे वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि 30 से 35 अरब का शॉर्टफॉल आएगा इस महीने का। और अगर यही रेशो रही तो फिर एंड के ऊपर जाके फिर वो अकुमुलेशन होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको कवर करने में कामयाब हो जाएंगे, मजीद भी प्रेस करने में और दीगर चीज़ें भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एफबीआर कर रहा है। ईसीसी
में भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, दीगर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये कबलज़ वक्त होगा जो अभी इससे तनकीद शुरू हो गई है। मेरा ख्याल ये है कि ये कबलज़ वक्त है, लेकिन जाहिर है शॉर्टफॉल है तो वो शॉर्टफॉल है, खबर तो वही है। नहीं, लेकिन दूसरा थोड़ा सा आसान करके ये भी बता दें कि 1 महीने में हमारी एफबीआर ने मजमूई तौर पे कितने अरब इकट्ठे किए? मजमूई तौर पे कितने अरब? मतलब जो इन्होंने हासिल जो कौमी खजाने में आया वो कितना पैसा है एक महीने में, अगस्त में? 1.635 खरब। फिर वही 1 डालेंगे, आम आदमी को समझ आने वाली बात 1 खरब 635 अरब आया है कौमी खजाने में। इसके ऊपर ये जो सेल्स टैक्स आपने बताया, ये तो ज्यादातर फिर आम आदमी देता है ना, सेल्स टैक्स। जी हाँ, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी कमी आई है, कुछ थोड़ा सा कम रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। फिर सेल्स टैक्स की मद में भी कुछ थोड़ा सा कम रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। फिर उसके अलावा जो है वो इनकम टैक्स की मद में भी कुछ थोड़ा सा कम रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा कम है। लेकिन वो जो कम हुआ है वो पहले ही पिछले हदफ से पहले ही ज्यादा है। सो इस वजह से शाबाश है कि जाहिर है पहले हदफ से ज्यादा इकट्ठी की है, लेकिन जो शॉर्टफॉल है वो अपने टारगेट से कम है। मेरा ख्याल है कि ये वजीर खजाना और IMF का कमाल है कि उन्होंने प्रेशर इतना बिल्डअप किया है कि फिर इन्होंने ये काम दिखाया। जी, परफॉर्मेंस तो पिछले की निस्बत बेहतर है, लेकिन मजीद बेहतरी की जरूरत है। अच्छा, इसके अलावा मसूद चौधरी साहब ये बताइएगा कि बड़ी खबर आई है कि सैलाबी हमला तो जारी है अभी, क्योंकि जो इंडिया ने पानी छोड़ा है, मैं समझता हूँ उसमें इंडिया का क्या कसूर। इंडिया के अंदर भी क्लाउड बरस्ट हो रहे हैं, जब उनके अपने डैम भर जाते हैं तो उन्होंने पानी छोड़ना है। हमने अब रावल डैम में पानी छोड़ा है, तो ये आसान टारगेट है कि जी हम इंडिया के ऊपर डाल के अपने डैम ना बनाएं, तो खरबों डॉलर का हम पानी ज़ाया कर देते हैं। लेकिन वो सैलाबी आफत के साथ साथ एक और जो है वो साइबर हमले भी हुए हैं गूगल के ऊपर, और गूगल की तरफ से ये कहा गया है कि Gmail अकाउंट रखने वाले जो है ना वो होशियार रहें। और ये अगर जो साइबर हमले हुए हैं, इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? आपने थोड़े दिन पहले एक खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल देखी होगी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बेसिकली एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ होता है। जितने भी गूगल के सार्फिन हैं वो सारे Gmail पे जो एंड्रॉयड यूज़र हैं वो एंड्रॉयड लॉगिन करते हैं और उसके ऊपर करते हैं। तो अक्सर आपने सुनी होगी ये बार बार खबर के जो सामने इसका फ्रंट एंड है वो चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों का तब्दील हो गया, सामने रिकॉर्ड का बटन आने लग गया, कुछ का जो डायलिंग पैड है वो चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्रंट एंड के ऊपर, यानी ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सामने जो नज़र आता है स्क्रीन के ऊपर, ये चेंज हो गया। तो ये बेसिकली उसी हैकर हमले की वजह से हुआ है। अब तफसीलात चूंकि सामने आ रही हैं उस साइबर हमले की और उसके आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से ये 2.5 तकरीबन अरब के नज़दीक यूज़र हैं जिनके ऊपर ये साइबर अटैक हुआ है। और इसके ऊपर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि जो पासवर्ड है उसको, एंड्रॉयड का Gmail का पासवर्ड है उसको यूज़र्स जो हैं वो उसको मजबूत रखें, उसके अंदर डिजिट्स वगैरह का इस्तेमाल और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करें और उसको मजबूत बनाएं। नहीं, हैकर्स के अगर हत्थे ये चढ़ जाता है Gmail जी, तो वो उसको किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आम आदमी को पता चलना चाहिए। किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो Gmail है वो एंड्रॉयड उसके ऊपर चल रहा है। अगर एंड्रॉयड सिस्टम ही उसके ऊपर चल रहा है तो एक्सेस है एंड्रॉयड की उसे मिल जाती है, तमाम ऐप्स की उसको एक्सेस मिल जाती है। Gmail जो है वो वैसे ही नहीं रोकता। iOS जो है वो इसमें बहुत अच्छा है, एप्पल का जो सिस्टम है iOS है वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, जो Gmail है वो Gmail से ही आप एंड्रॉयड को यूज़ करते हैं और लॉगिन करते हैं और एक्सेस करते हैं। तो इस वजह से आपका पूरा मोबाइल जो है वो मिनटों में कोई भी हैकर हैक करके और उसके ऊपर कुछ भी कर सकता है। जाहिर है पहले बैंकों के फ्रॉड्स बहुत सारे पहले ही हमने बहुत सारे सुने हैं, फिर उसके अलावा Gmail से रिलेटेड बहुत सारे ईमेल्स में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो हमने सुने हैं। तो इसका पासवर्ड जो है उसको मजबूत बनाना चाहिए और इसको तब्दील करते रहना चाहिए। यानी वक्त के साथ साथ कुछ 2, 4, 5 महीने ऑटो हम ये करते हैं कि हम ऑटो में सेव कर देते हैं पासवर्ड को, तो वो जो पासवर्ड है वो एक्सेसिबल हो जाता है। अगर कहीं पर भी कोई एक्सेस कर लेता है उसको, किसी भी तरह से एक्सेस, जाहिर है अब तो हैकर्स जो हैं वो अकेले फ़ोन को नहीं उठाते, वो अब पूरे सिस्टम को हैक करते हैं और फिर उसको हैक करके जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये अकाउंट मुतासर जी, पूरी दुनिया में अकाउंट्स मुतासर हुए। अच्छा, सोचो 8 से 18 अगस्त के दरमियान, 8 से 18 इसी महीने। अच्छा, मसूद चौधरी साहब, ये जो MDAPP हैं आसिम खिची साहब, उनकी बड़ी वाह हुई है कौमी असम्बली की कैमा कमेटी में कि जिन्होंने अपने इदारे के अंदर
जो है 1.5 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी। आप और मैं बताते रहते हैं कि अभी एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने कहा कि CDA में 84 अरब की करप्शन हुई है। उन्होंने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का बताया कि उन्होंने अपनी तनख्वाहों में मुअस्सर बमाजी हवाला वो इजाफा कर लिया है। लेकिन किसी MD का अपने इदारे के अंदर इस तरीके से एक्शन करना कि सिर्फ ना उन्होंने खोज लगाया बल्कि मुलजमान का भी खोज लगाया, FIA में उन्होंने पर्चा करवाया, मुलजमान को पकड़वाया, इसीलिए कौमी असम्बली में वाह वाह हुई है। मैं कहता हूँ ये सिर्फ वाह वाह काफ़ी नहीं है, बाकी जो इदारों के सरबराहान हैं, कौमी असम्बली तो देखें उनकी कैमा कमेटियाँ पूछ सकती हैं ना, उन्हें वजारत खारजा से भी पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं। आसिम खीची साहब को सामने रख दें ना कि जी आसिम खीची साहब ने ये किया, आपने क्या किया है। तो क्या आप इस हवाले से कहते हैं MD APP ने जो ज़बरदस्त कमाल कर दिखाया? काम तो अच्छा है, करप्शन जहाँ भी पकड़ी जाए बहुत बेहतरीन बात है, सबके सामने ही है। लेकिन जब आप इसको APP को क्रॉस चेक करते हैं तो APP से मुतालिक बहुत सारी मुतज़ाद जो है वो गुफ्तगू हमारे सामने आती है बतौर सहाफ़ी, बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। APP पाकिस्तान का एक मरकजी इदारा है जिसमें सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी न्यूज़ जाती है, वो क्रेडिबल इदारा है, उसके अंदर एंगलिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इदारे के अंदर जो सियासत है जिस तरह से ये करप्शन पकड़ी गई है, जिस तरह से ये करप्शन सामने आई है, जिस तरह से दीगर बहुत सारे मामलात हैं जो सामने आए हैं, जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, उसको इदारे से अलग होना चाहिए। ये हमारा कौमी इदारा है, अगर जाहिर है जब तबाह होगा, तबाह हाल होगा तो बहुत ज्यादा फिर किस तरह बुरे हालात। यहाँ तो हमारे यहाँ अदलिया में जजों के फॉरवर्ड ब्लॉक बनते हमने देखे हैं, देखे नहीं अभी आपने? जी बिल्कुल क्या से क्या हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। जुडिशरी को, जजों को सियासत से पाक होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। अब हमारा कोई इदारा जो है ना वो सियासत से पाक नहीं है। अभी आप देखें जो हमारा CDA है इसमें सियासत नहीं है, बिल्कुल है। जिली इंतजामिया में सियासत नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ जो AC साहबान बैठाए गए हैं वो सियासी नुक्ता नजर से ही है ना, जिनकी सियासी पुष्प बनाई है वो आगे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि किसी इदारे को लेकिन इदारे में FIRs और इदारे के लोगों का गिरफ्तार होना और फिर इदारे के सरबराह के बारे में लोगों का सोशल मीडिया के ऊपर बातें करना और फिर दीगर बहुत सारी जगहों पर बातें करना, इससे इदारे का इमेज जो है वो खराब होता है। इनके मामलात के ऊपर, इन मामलात पे सोचना चाहिए। मैं माजरत चाहता हूँ, अगर तो आप इमेज की बात कर रहे हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि इमेज उस वक्त बेहतर होता है जैसा खिची साहब ने किया। मिसाल के तौर पे आप काम करके दिखाते हैं। हाँ, काम देखिए, आप आंखें बंद कर लेते हैं, अच्छा यार ये 1.5 अरब खा गए हैं ना, चलो छोड़ दें। हालांकि उन्होंने प्रेशराइज भी किया आसिम खिची साहब को, चले छोड़ दें। बाकी रेडियो पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे ना, नीचे से खंगालेंगे, उनका भी एक बहुत बड़ा मामला जो है वो उधर जा रहा है अपना FIA के पास, वो पेंशन वाला जो मामला है। जी हाँ। अब वहां के अगर DG कहें यार आंखें बंद कर लो, जिसने खाना पीना था वो खा गया, छोड़ दें इसको। इसी तरह अगर आप बाकी जो इदारे हैं, वजारत कामर्स है, बाकी मिनिस्ट्रियां, अगर आप कहें यार छोड़ो यार जिसने खाना तक खा लिया, मैं कहता हूँ जितना जिसके ज़िम्मे काम है, MD साहब ने अपने अख्तियार से मैं कहता हूँ भरपूर इस्तेमाल किया है। इससे जाती दुश्मनी आपको पता है ना पड़ जाती है, बिल्कुल पड़ी हुई है। उन्होंने दरखास्त भी दी है कि उनको धमकियां दी गई हैं। जी हाँ, और पड़ी हुई है इस वक्त। और मैं एक आपके ही तवस्सुत से एक सजेशन देना चाहूँगा कि तकरीबन 400 से 500 न्यूज़ स्टोरी जो है वो APP रोज़ाना फाइल कर रहा है। और अगर इस 400 से 500 स्टोरी को देखा जाए और रेवेन्यू जनरेशन को देखा जाए तो हम पूरे साल का सिर्फ 24 लाख रुपया APP, सिर्फ 24 लाख रुपया इससे कमा रहा है ऑनलाइन वेबसाइट से। इस कमाई को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डॉलर्स में डॉन जैसा इदारा या दीगर बहुत सारे इदारे जो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को रखते हैं, जो नेशनल इदारे हैं, न्यूज़ इदारे हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन चीज़ों को मज़ीद बेहतरी लाई जाए और उसके अंदर मज़ीद जो है वो ऑनलाइन सिस्टम्स को बेहतर करके वेबसाइट की बेस के ऊपर ही अगर उससे ज़्यादा रीच की तरफ जाया जाए तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा सकता है। 24 लाख रुपए का मतलब है कि 12 से आप तकसीम करें तो महीने का 2 लाख रुपए। तो महीने का 2 लाख रुपए तो एक इतने बड़े इदारे के लिए सिर्फ वेबसाइट से कमाना कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा तो बहुत छोटे छोटे इदारे कमा रहे हैं। सो रेवेन्यू आप APP का मैंडेट और दायरा इख्तियार भी देखें ना, उन्होंने सिर्फ हुकूमत तक महदूद रहना होता है। जो प्राइवेट लोग हैं ना, उनका दायरा इख्तियार बहुत होता है। हाँ, लेकिन वो अपनी मर्जी की खबर बना सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक खबर दे देता हूँ आपको कि वो खिची साहब ने 11 MOUs के लिए भी रिक्वेस्ट डाली हुई है, जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज के साथ
11 न्यूज़ एजेंसीज के साथ पाकिस्तान एमओयू करना चाहता है, यानी एपीपी एमओयू साइन करना चाहती है। जाहिर है उससे भी रेवेन्यू जनरेट ही होगा, जाहिर है हम लेंगे तो हम इंफॉर्मेशन देंगे भी। तो जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के अंदर खुद बंदे हायर करती हैं या प्राइवेट न्यूज़ एजेंसीज के साथ रब्ता करके फिर उनके साथ डॉलर्स के अंदर डील करके दीगर मामलात करती हैं। तो हमारा जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उसके अंदर वो पैसे नहीं आ पाते। तो हुकूमत को भी ये ज़रा ख्याल करना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है तो वो जाहिर है वो एक डीजी या उसके मामला नहीं है, ये तो पाकिस्तान का इदारा है ना, उस इदारे की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर काम भी करना चाहिए, उसके ऊपर जहां कहीं भी आवाज़ उठानी पड़े उठानी चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए जो काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एमडी एपीपी जनाब आसिम खिची साहब ने करप्शन को जो खिंच मारी है, जो खींच के रखा है उस करप्शन करने वालों को, वो काबिल तहसीन है। कौमी असम्बली में भी उनकी वाह हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कौमी असम्बली की कैमा कमेटी में। और उन्होंने अपने ज़ाती रिस्क के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया कि वो खुद गए हैं चल के एफआईए के पास और एक एक बंदे की उन्होंने निशानदेही किया है। इस दौरान उनको ऑफर्स भी हुई हैं, धमकियां भी मिली हैं। बहरहाल तमाम इदारों के जो सरबराहान हैं उनको खिची साहब जैसे लोगों की ज़रूरत को देखना चाहिए और अपने अपनी मंजी के नीचे डांग उस तरह फेरनी चाहिए जिस तरह अपनी मंजी के नीचे जनाब आसिम खिची साहब ने डांग फेरी है। और डांग ऐसी फिरी है कि रह रब का नाम। शमशाद मांगट और मसूद चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।